नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल यूपीएससी पीसीएस विद सोनम में। आज की क्लासेस में हम एनसीईआरटी क्लास क्लास 10 की एनसीईआरटी का सीरीज करने जा रहे हैं, जो आगामी यूपीएससी और स्टेट पीसीएस या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। पिछली क्लासेस में हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को कंप्लीट करवा दिया है, तो अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो कृपया कर जाकर हमारे प्लेलिस्ट में उसको देख सकते हैं। और आज की क्लासेस में हम लोकतंत्र और विविधता का परिचय, जाति, धर्म और लैंगिक मसले का परिचय, इन दो चैप्टर्स को करने वाले हैं। तो यानी हम टोटली 4 क्लासेस में 10 क्लास की एनसीईआरटी को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सीरीज शुरू होगा हिस्ट्री का। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन, लोकतंत्र और विविधता का परिचय। तो उसमें सबसे पहले एनसीईआरटी में एक लेंस बना करके दिया हुआ रहता है कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां। एफ्रो अमेरिकी अश्वेत अमेरिकी या अश्वेत शब्द उन अफ्रीकी लोगों के वंशज के लिए प्रयुक्त होते हैं जिन्हें 17वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक अमेरिका में गुलाम बना करके रखा गया। अमेरिका में नागरिक आंदोलन की शुरुआत 1954 से 68 के बीच हुआ। घटनाओं और सुधार आंदोलन का एक सिलसिला जिसका उद्देश्य एफ्रो अमेरिकी लोगों के विरुद्ध होने वाले नस्ल आधारित भेदभाव को मिटाना है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर की अगुवाई में लड़े थे और इस आंदोलन का स्वरूप पूरी तरह से अहिंसक था। इसमें नस्ल के आधार पर भेदभाव करने वाले कानून और व्यवहार को समाप्त करने की मांग उठाई, जो अंततः सफल भी हुआ। नेक्स्ट है अश्वेत शक्ति आंदोलन। यह आंदोलन 1966 में उभरा और 1975 तक चला। नस्लवाद को लेकर इस आंदोलन का रवैया ज्यादा उग्र था और इसका मानना था कि अमेरिका से नस्लवाद मिटाने के लिए हिंसा का सहारा लेने में भी हर्ज नहीं है। इसके तो आइए अब हम जानते हैं समानता, असमानता एवं विभाजन। सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति। सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति कैसे होती है? सामाजिक विभाजन अधिकांशतः जन्म पर आधारित होता है। सामान्य तौर पर अपना समुदाय चुनना हमारे बस में नहीं होता है, क्योंकि कोई भी नहीं जानता है कि कोई भी इंसान किस जाति, धर्म, संप्रदाय में जन्म ले रहा है। हम सिर्फ इस आधार पर किसी खास समुदाय के सदस्य हो जाते हैं कि हमारा जन्म उस समुदाय में हुआ है। जन्म आधारित सामाजिक विभाजन का अनुभव हम अपने दैनिक जीवन में लगभग रोज करते हैं। हमारे आसपास देखते हैं कि चाहे स्त्री हो या पुरुष, लंबा हो या छोटा, सबकी चमड़ी का रंग अलग होता है और उनकी शारीरिक क्षमताएं और अक्षमताएं भी अलग होती है। बहाली किसी किस्म के बहरहाल सभी किस्म के सामाजिक विभाजन सिर्फ जन्म पर आधारित नहीं होते हैं। कुछ चीजें हमारी पसंद या चुनाव के आधार पर भी तय होती हैं। कई लोग अपने माता पिता या परिवार से अलग अपनी पसंद का भी धर्म चुन चुन लेते हैं। इसके साथ ही हम सभी लोग पढ़ाई के विषय, खेल, पेशे, सांस्कृतिक गतिविधियों का चुनाव अपनी पसंद से करते हैं और इन सब के आधार पर भी सामाजिक समूह बनते हैं और ये जन्म आधारित नहीं होते हैं। जैसे में कहा जाता है ना, ये इंजीनियर का समूह है, ये इंजीनियर्स खिलाड़ियों का समूह होता है, या फुटबॉल फुटबॉल टीम के प्रशंसक का समूह होता है। तो ये तो हमारे वाइज चॉइस होते हैं। हर सामाजिक विभिन्नताएं सामाजिक विभाजन का रूप नहीं होती है। सामाजिक विभिन्नताएं लोगों के बंटवारे का एक बड़ा कारण लेकिन जरूर होती है। लेकिन यहाँ विभिन्नताएं कई बार अलग अलग तरह के लोगों के बीच पुल का काम करती हैं। विभिन्न सामाजिक समूह समूह के लोग अपने समूहों की सीमाओं से परे भी समानता और असमानता का अनुभव करते हैं। भिन्नताओं में सामंजस्य और टकराव। सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक अंतर
दूसरी विभिन्नताओं के ऊपर और बड़े हो जाते हैं। अमेरिका में श्वेत और अश्वेत का अंतर एक सामाजिक विभाजन पर बन जाता है, क्योंकि अश्वेत लोग आमतौर पर गरीब होते हैं, बेघर होते हैं और भेदभाव का शिकार होते हैं। हमारे देश में भी दलित आमतौर पर गरीब और भूमिहीन है और उन्हें भी अक्सर भेदभाव और अन्याय का शिकार होना पड़ता है। जब एक तरह का सामाजिक अंतर या अन्य अंतरों से ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है, तब लोग यह महसूस करने लगते हैं कि वे दूसरे समुदाय के हैं, तो एक सामाजिक विभाजन की स्थिति भी पैदा होती है। अगर एक से सामाजिक असमानताएं कई समूहों में मौजूद हो, तो फिर एक समूह के लोगों के लिए दूसरे समूहों से अलग पहचान बनाना मुश्किल हो जाता है। उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड का उदाहरण लें। दोनों ने ईसाई दोनों ही ईसाई बहुल देश है, लेकिन यहाँ के लोगों प्रोटेस्ट और कैथोलिक खेमे में बटे हैं। वहीं आयरलैंड में वर्ग और धर्म के बीच गहरी असमानता है। वहाँ कैथोलिक समुदाय गरीब है और लंबे समय से उनके साथ भेदभाव होता आया है। नीदरलैंड में वर्ग और धर्म के बीच ऐसा मेल दिखाई नहीं देता है। वहाँ कैथोलिक और प्रोटेस्ट दोनों में अमीर और गरीब है। यही परिणाम है। उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्ट के बीच कभी-कभी मारकाट चलता रहता है, पर नीदरलैंड में ऐसा नहीं होता है। विभाजन की राजनीति। सामाजिक विभाजन राजनीति को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? राजनीति का इन विभाजनों से क्या लेन-देन होता है? तो राजनीति और सामाजिक विभाजन का मेल बहुत खतरनाक और विस्फोटक लगता है। लोकतंत्र में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के बीच प्रतिद्वंदता का माहौल होता है और प्रतिद्वंद के कारण कोई भी समाज फूट का शिकार बन सकता है। अगर राजनीतिक दल समाज में मौजूद विभाजनों के हिसाब से राजनीतिक खोर करने लगे, तो इसे सामाजिक विभाजन राजनीतिक विभाजन में बदल सकता है और ऐसे में देश विखंडन की तरफ जा सकता है। ऐसा कई देशों में भी हो चुका है। नेक्स्ट है इसका परिणाम का दायरा। उत्तरी आयरलैंड का ही उदाहरण ले ले, जिसका जिक्र हम ऊपर में कर चुके हैं। ग्रेट ब्रिटेन का यह काफी लंबे समय से हिंसा और जातीय कटुता और राजनीतिक टकराव की गिरफ्त में रहा है और यहाँ की आबादी मुख्यतः ईसाई है, पर इस धर्म के दो प्रमुख पंथों में बुरी तरह बटा है। 53% आबादी प्रोटेस्टेंट है और जबकि 44% रोमन कैथोलिक है। कैथोलिक का प्रतिनिधि नेशनलिस्ट पार्टी करती है और उनकी मांग है कि उत्तरी आयरलैंड को आयरलैंड गणराज्य के साथ मिलाया जाए, जो मुख्यतः कैथोलिक बहुल है। वहीं प्रोटेस्टेंट का लोगों का प्रतिनिधि यूनियनिस्ट पार्टी करती है, जो ग्रेट ब्रिटेन के साथ रहने के पक्ष में है, क्योंकि ब्रिटेन मुख्यतः प्रोटेस्टेंट है देश है। नेक्स्ट है यूनिवर्सिटी यूनी यूनियनिस्ट और नेशनलिस्टों के बीच चलने वाले हिंसक टकराव में ब्रिटेन के सुरक्षा बल सहित सैकड़ों लोग और सेनाओं के जवान मारे जा चुके हैं और 1998 में ब्रिटेन की सरकार और नेशनलिस्ट के बीच शांति समझौता हुआ, जिसमें दोनों पक्षों ने हिंसक आंदोलन बंद करने की बात स्वीकार की। नेक्स्ट है 3 आयाम। सामाजिक विभाजन राजनीति का परिणाम 3 चीजों पर निर्भर करता है। पहला चीज है लोगों में अपनी पहचान के प्रति आग्रह की भावना। अगर लोग खुद को सबसे विशिष्ट और अलग मानते हैं, तो उनके लिए दूसरों के साथ तालमेल बैठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसा कि उत्तरी आयरलैंड के लोग खुद को सिर्फ प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के तौर पर देखते रहेंगे जब तक उनका शांति पाना असंभव है। लोग अपनी बहुस्तरीय पहचान के प्रति सचेत हैं और उन्हें अपनी राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा या सहयोगी मानते हैं, तब कोई समस्या नहीं होती है। जैसा कि बेल्जियम के अधिकतर लोग खुद को बेल्जियाई ही मानते हैं और भले ही वे डच या जर्मन बोलते हैं। इस नजरिए से भी उन्हें साथ रहने में मदद मिलती है। इसके साथ ही हमारे देश में भी ज्यादातर लोग अपनी पहचान को लेकर ऐसे ही नजरिया रखते हैं। वे खुद को पहले भारतीय मानते हैं, फिर किसी प्रदेश, क्षेत्र, भाषा समूह या धार्मिक सामाजिक
समुदाय का सदस्य मानते हैं। नेक्स्ट है दूसरी महत्वपूर्ण चीजें कि किसी समुदाय की मांग को राजनीतिक दल कैसे उठा रहा है। संविधान के दायरे में आने वाली और दूसरे समुदाय को नुकसान न पहुंचाने की मांग को मान लेना आसान है। श्रीलंका में केवल सिंहलियों के लिए की मांग तमिल समुदाय की पहचान और हितों के खिलाफ थी। यूगोस्लाविया में विभिन्न समुदाय के नेताओं ने अपने जातीय समूह की तरफ से ऐसी मांग रखी जिन्हें एक देश की सीमा के भीतर पूरा करना असंभव था। तीसरी चीज है सरकार का रुख। तो सरकार इन मांगों पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करती है, यह भी महत्वपूर्ण है। जैसे कि हमने ऊपर भी देखा कि बेल्जियम और श्रीलंका के उदाहरण है। अगर शासन सत्ता में साझेदारी करने को तैयार हो तो अल्पसंख्यक समुदाय को उचित मांग को पूरा करने का प्रयास ईमानदारी से किया जाए तो सामाजिक विभाजन मुल्क के लिए खतरा नहीं बनते हैं। शासन राष्ट्रीय एकता के नाम पर किसी ऐसी मांग को दबाना शुरू कर देता है तो अक्सर उल्टे और नुकसानदेह परिणाम ही निकलते हैं। ताकत के दम पर एकता बनाए रखने की कोशिश अक्सर विभाजन की ओर लेकर जाती है। आज का हमारा दूसरा चैप्टर है जाति, धर्म और लैंगिक मसले। निजी और सार्वजनिक विभाजन। लड़के और लड़कियों के पालन पोषण के क्रम में यह मान्यता बैठा दी जाती है कि औरतों की मुख्य जिम्मेदारी गृहस्थी चलाना और बच्चे की पालन पोषण करना है और यह चीजें अधिकतर परिवारों में होता है। इन आंदोलनों में महिलाओं के राजनीतिक और वैधानिक दर्जा को ऊंचा उठाने और उनके लिए शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ाने की मांग की गई और मूलगामी बदलाव की मांग करने वाली महिला आंदोलन ने औरतों के व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन के में भी बराबरी की मांग उठाई और इन आंदोलनों को नारीवादी आंदोलन कहा जाता है। लैंगिक विभाजन की राजनीति अभिव्यक्ति और इस सवाल पर राजनीतिक गोलबंदी ने सार्वजनिक जीवन में औरतों की भूमिका को बढ़ाने में मदद किया। आज हम डॉक्टर, इंजीनियर, प्रबंधक, कॉलेज और विश्वविद्यालय शिक्षकों जैसे बहुत से पेशे में औरतों को पाते हैं, जबकि इन कामों को महिलाओं के लायक नहीं माना जाता था। आदर्श स्त्री की कुछ वानगी। टीवी सीरियल निर्माताओं के लिए आदर्श दर्शक, फैशन उद्योग के लिए आदर्श सुंदरी, समाज के लिए आदर्श गृहिणी, भावी सास ससुर के लिए आदर्श दुल्हन, नियोक्ता और पुरुष सहकर्मियों के लिए आदर्श कर्मचारी। दुनिया के कुछ हिस्से जैसे स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड जैसे स्कैंडिनेवियन देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर काफी ऊंचा है। पितृ प्रधान, इसका शाब्दिक अर्थ होता है पिता का शासन, पर इस शब्द का प्रयोग महिलाओं की तुलना में पुरुषों को ज्यादा महत्व, ज्यादा शक्तिशाली देने वाली व्यवस्था के लिए भी किया जाता है। महिलाओं की राजनीति में प्रतिनिधि। भारत की विधायिका में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात बहुत ही कम है। जैसा कि लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या पहली बार 2019 में ही 14.3% तक पहुंच सका और राज्यों की विधानसभाओं में उनका प्रतिनिधि 5% से भी कम है। इस मसले में अफ्रीका और लातिन अमेरिका के कई विकासशील देशों से भी पीछे। कभी कभार कोई महिला प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कुर्सी पर आ गई, पर मंत्रिमंडल में पुरुषों का ही वर्चस्व है। आज भी भारत पुरुष प्रधान देश ही है। महिला संगठनों और कार्यकर्ताओं की मांग। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर देनी चाहिए और संसद ने इस आशय में एक विधेयक भी पेश किया है और 10 वर्षों से ज्यादा अवधि से यह लटका पड़ा था और सभी राजनीतिक पार्टियां इस विधेयक को लेकर एक मत नहीं है और यह पास नहीं हो सका। लेकिन हाल ही में लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने महिला आरक्षण विधेयक 2023 128वां संविधान संशोधन विधेयक द्वारा नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित कर दिया गया। इसकी मुख्य विशेषता है निचले सदन में महिलाओं को आरक्षण, राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में महिलाओं के लिए आरक्षण। और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में महिलाओं के लिए आरक्षण में 239
डबल ए का नया खंड जोड़ा गया है। लैंगिक विभाजन इस बात का एक मिसाल है कि कुछ खास किस्म के सामाजिक विभाजनों को राजनीतिक रूप देने की जरूरत है। नेक्स्ट है धर्म, संप्रदाय और राजनीति। गांधी जी कहा करते थे कि धर्म को सभी राजनीति से अलग कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। धर्म से उनका मतलब हिंदू या इस्लाम जैसे धर्म ना होकर के नैतिक मूल्यों से है जो सभी धर्मों से जुड़े हुए हैं। उनका मानना है कि राजनीति धर्म द्वारा स्थापित मूल्यों से निर्देशित होना चाहिए। अपने देश के मानवाधिकार समूहों का कहना है कि इस देश में सांप्रदायिक दंगों में मरने वाले लोग ज्यादातर अल्पसंख्यक समुदाय के हैं और उनकी मांग है कि सरकार अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए एक विशेष कदम भी उठाए। मानना है कि सभी धर्म में वर्णित पारिवारिक कानून महिलाओं से भेदभाव करते हैं और इस आंदोलन की मांग की कि सरकार इन कानूनों को समतामूलक बनाने में उनमें बदलाव करे। नेक्स्ट है सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता इस सोच पर आधारित होती है कि धर्म को ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। इस मान्यता के अनुकूल अनुकूल सोचना सांप्रदायिकता कहलाता है। इसके अनुसार एक खास धर्म में आस्था रखने वाले लोग ही समुदाय होते हैं। इन उनके मौलिक हित एक जैसे होते हैं तथा समुदाय के लोगों के आपसी मतभेद सामुदायिक जीवन में कोई अहमियत नहीं रखते हैं। इस सोच में यह बात भी शामिल है कि किसी किसी धर्म को अलग मानने वाले दूसरे सामाजिक समुदाय का हिस्सा नहीं हो सकते। अगर विभिन्न धर्म के लोगों को सोचने में कोई समानता दिखाई देती है या ऊपरी बेईमानी होती है। आई नो ये चैप्टर थोड़ा सा बोरिंग सा लग रहा है बट एनसीईआरटी का पार्ट है तो पढ़ना पड़ेगा। अलग अलग धर्म धर्म के लोगों के हित तो अलग अलग होंगे ही और उनमें टकराव भी होंगे। तो सांप्रदायिक सोच जब ज्यादा आगे बढ़ती है तो यह विचार जुड़ने लगता है और दूसरे धर्म के अनुयायी एक ही राष्ट्र में समान नागरिक के तौर पर नहीं रह पाते हैं और इसी मानसिकता के अनुसार एक समुदाय के लोगों को दूसरे समुदाय के वर्चस्व में रहना होगा या फिर उनके लिए एक अलग राष्ट्र बनाना होगा और इसी सांप्रदायिक सोच का परिणाम था हमारा पड़ोसी राष्ट्र पाकिस्तान। सांप्रदायिकता राजनीति में अनेक रूप धारण कर सकती है। सांप्रदायिकता की सबसे आम अभिव्यक्ति दैनंदिन जीवन में दिखती है। इसमें धार्मिक पूर्वाग्रह, धार्मिक समुदाय के बारे में बनाई गई धारणाएं या एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानने की मान्यताएं भी शामिल है। ये चीजें इतनी ये चीजें इतनी आम है कि अक्सर हम उन पर ध्यान भी नहीं देते जबकि ये हमारे अंदर बैठी रहती है। सांप्रदायिक सोच अक्सर अपने धार्मिक समुदाय का राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के फिराक में रहती है। जो लोग बहुसंख्यक समुदाय के होते हैं उनकी यह कोशिश बहुसंख्यकवाद के रूप में लेती है और जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग होते हैं उनमें यह विश्वास अलग राजनीतिक इकाई बनाने की इच्छा के रूप में ले लेता है। नेक्स्ट है सांप्रदायिकता के आधार पर राजनीतिक गोलबंदी सांप्रदायिकता का रूप है। इसमें धर्म के पवित्र प्रतीक, धर्म गुरुओं भावनात्मक अपील और अपने ही लोगों के मन में डर बैठने जैसे तरीके का उपयोग होता है। चुनावी राजनीति में एक धर्म के मतदाताओं की भावनाओं या हितों को उठाने जैसे तरीके अक्सर अपनाए जाते हैं। कई बार सांप्रदायिकता सबसे गंदा रूप लेकर संप्रदाय के आधार पर हिंसा, दंगा और नरसंहार करती है। विभाजन के समय भारत और पाकिस्तान में यह भयावह सांप्रदायिक दंगे हुए थे और भारत की आजादी के बाद भी बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसे होते आज भी होते हैं और वर्षों पहले भी होते आ रहे थे। नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्ष शासन। भारतीय राज्य किसी भी धर्म को राज्य के धर्म के रूप में अंगीकार नहीं किया गया। वही श्रीलंका में बौद्ध धर्म, पाकिस्तान में इस्लाम, इंग्लैंड में ईसाई धर्म का दर्जा रहा है। उसके विपरीत भारतीय संविधान में किसी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता है। संविधान सभी नागरिक और समुदाय को किसी भी धर्म का पालन करने और प्रचार करने की आजादी देते हैं।
और संविधान धार्मिक धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी भी तरह के भेदभाव को अवैधानिक घोषित भी करता है। इसके साथ ही संविधान धार्मिक समुदायों में समानता सुनिश्चित करने के लिए शासन को धार्मिक मामले में दखल देने का अधिकार देता है, जैसे छुआछूत का इजाजत नहीं देता है। अगर कोई भी धर्म या संप्रदाय किसी भी व्यक्ति को उसके लिंग, जाति के आधार पर उसे बेदखल करती है तो इन सब मामलों में अ, हाँ, तो इन सब मामलों में शासन या प्रशासन के लोग उसमें दखल अंदाजी कर सकते हैं। नेक्स्ट है जाति और राजनीति। तो ये सारे ऑलमोस्ट इन सब चैप्टर्स का एक इम्पोर्टेंट उपयोग ये भी है कि आप इनको ऐसे में यूज कर सकते हैं। लिंग और धर्म पर आधारित विभाजन तो दुनिया भर में है, पर जाति पर आधारित विभाजन सिर्फ भारतीय समाज का ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सभी समाज में कुछ सामाजिक असमानताएं और एक एक न एक तरह के श्रम का विभाजन होता है और अधिकतर समाज में पेशा परिवार की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, लेकिन जाति व्यवस्था इसका एक अतिवादी और अस्थायी रूप है। अन्य समाजों में असमानताओं में एक खास अर्थ भिन्न है। इसमें पेशे के वंशानुगत विभाजन को रीति रिवाज का मान्यताएं प्राप्त होती है। वही वर्ण व्यवस्था अन्य जाति समूहों से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की अवधारणा पर आधारित होते हैं। इसमें अत्यंत जातियों को के साथ छुआछूत का व्यवहार किया जाता है। यही कारण है ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर, पेरियार, रामास्वामी नायकर जैसे नेताओं और समाज सुधारकों ने जाति भेदभाव से मुक्त समाज व्यवस्था बनाने की बात की और उनके लिए काम किया। नेक्स्ट है बात बोले भेद खोले। जाति व्यवस्था जाति समूहों का पदानुक्रम जिसमें एक जाति के लोग हर हाल में सामाजिक पायदान में सबसे ऊपर रहेंगे तो अन्य तो किसी अन्य जाति समूह के लोग क्रमागत रूप से उनके नीचे रहेंगे। इन महापुरुषों के प्रयास और सामाजिक आर्थिक बदलावों के चलते आधुनिक भारत में जाति की संरचना और जाति व्यवस्था में भारी बदलाव आया। आर्थिक विकास, शहरीकरण, साक्षरता और शिक्षा के विकास, पेशे चुनने की को बाजारी बा, आजादी, गांव में जमींदारी व्यवस्था को कमजोर पड़ने से जाति व्यवस्था के पुराने रूप और वर्ण व्यवस्था पर टिकी मानसिकता में भी बदलाव आया है। और शहरी इलाकों में अब ज्यादातर इस बात का कोई हिसाब नहीं रखता कि ट्रेन या आपके बगल में बैठा कौन आपके साथ बैठा है, या फिर होटल या रेस्टोरेंट में आपकी मेज पर बैठकर साथ में खाना खा रहा आदमी किस जाति का है, किस धर्म का है या किस संप्रदाय से है। संविधान में किसी भी तरह के जातिगत भेदभाव का निषेध किया गया है। संविधान ने जाति व्यवस्था से पैदा हुए अन्याय को समाप्त करने वाली नीतियों को आधार तय किया। अगर 100 वर्ष पहले कोई व्यक्ति एक बार भारत लौट कर आए तो वहां हुए बदलावों को देखकर हैरान रह जाएगा। यह है भारत में विभिन्न धार्मिक समुदायों की आबादी। हिंदू 79.8%, मुस्लिम 14.2%, ईसाई 2.3, सिख 1.3, बौद्ध 0.7, जैन 0.4 और अन्य धर्म 0.7। और वहीं कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनका कोई धर्म नहीं है और वे किसी धर्म को नहीं मानते हैं, वो है 0.2%। नेक्स्ट है राजनीति में जाति। सांप्रदायिकता की तरह जातिवाद भी राजनीति में जाति सांप्रदायिकता की तरह ही जातिवाद भी इस मान्यता पर आधारित है कि जाति ही सामाजिक समुदाय के गठन का एकमात्र आधार है। इस चिंतन पद्धति के अनुसार एक जाति के लोग एक स्वाभाविक सामाजिक समुदाय का निर्माण करते हैं और उनके हित एक जैसे होते हैं और दूसरे जाति के लोगों के हितों से उनका कोई मेल नहीं होता है। जाति हमारे जीवन का एक पहलू जरूर है, लेकिन यह एकमात्र या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। राजनीति में जाति अनेक रूप ले सकती है। जब पार्टियां चुनाव में उम्मीदवार का नाम तय करती है तो चुनाव क्षेत्रों में मतदाताओं की जातियों का हिसाब ध्यान में रखती है ताकि उन्हें चुनाव जीतने के लिए जरूरी वोट मिल जाए। और जब सरकार का गठन होता है तो राजनीतिक दल
इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि उसमें विभिन्न जाति और कबीले को लोगों को उचित जगह दे। जातिगत असमानताएं, राजनीतिक पार्टियां और उम्मीदवार समर्थन हासिल करने के लिए जातिगत भावनाओं को भी उकसाते हैं और कुछ दलों को कुछ जातियों की मददगार और प्रतिनिधि के रूप में भी देखा जाता है। सार्वभौमिक व्यक्ति मताधिकार और एक व्यक्ति एक वोट की व्यवस्था ने राजनीतिक दलों को विवश किया कि वे राजनीतिक समर्थन पाने और लोगों को गोलबंद करने के लिए सक्रिय हों। इससे उन जातियों के लोगों में नई चेतना पैदा हुई जिन्हें अभी तक एक छोटा और नीच माना जाता था। राजनीति में जाति पर जोर देने के कारण कई बार यह धारणा बन सकती है कि चुनाव जातियों का खेल है, कुछ और नहीं। देश के किसी भी एक संसदीय चुनाव क्षेत्र में किसी एक जाति के लोगों का बहुमत नहीं है, इसलिए हर पार्टी और हर उम्मीदवार को चुनाव जीतने के लिए एक जाति या समुदाय से ज्यादा लोगों को का भरोसा हासिल करना होता है और कोई भी पार्टी किसी भी जाति या समुदाय के सभी लोगों का वोट हासिल नहीं कर सकती। और जब लोग किसी जाति विशेष को किसी एक पार्टी का वोट बैंक कहते हैं तो इसका मतलब यह कहते हैं कि उस पार्टी के लोग उस उस जाति का ज्यादातर लोग उस पार्टी को वोट देते हैं, इसलिए उन्हें वोट बैंक कहा जाता है। अगर किसी चुनाव क्षेत्र में एक जाति के लोगों को माना जा रहा है, तो अनेक पार्टियों को उस जाति का उम्मीदवार खड़ा करने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे में कुछ मतदाताओं के सामने उनकी जाति के एक से ज्यादा उम्मीदवार होते हैं, तो किसी जाति के मतदाताओं के सामने उनकी जाति का एक ही उम्मीदवार नहीं होता है। हमारे देश में सत्तारूढ़ दल वर्तमान सांसद और विधायकों को अक्सर हार का सामना करना पड़ता है अगर जाति और समुदाय को राजनीतिक पसंद एक ही हो तो ऐसा संभव नहीं हो पाता। चुनाव में जाति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है किंतु एक दूसरे पर इतने असरदार नहीं होते हैं। मतदाता अपनी जातियों से जितना जुड़ाव रखते हैं अक्सर उससे ज्यादा जुड़ाव राजनीतिक दलों से रखते हैं। जाति के अंदर राजनीति राजनीति भी जातियों को राजनीति के अखाड़े में लाकर जाति व्यवस्था और जातिगत पहचान को प्रभावित करती है। इस तरह सिर्फ राजनीति ही जातिग्रस्त नहीं होती, जाति भी राजनीतिक ग्रस्त हो जाती है और यह अनेक रूप लेती है। हर जाति खुद को बड़ा बनाना चाहती है तो पहले वह अपने समूह की जिन उपजातियों को छोटा या नीचा बताकर अपने से बाहर रखना चाहती है और उन्हें अपने साथ लाने की कोशिश करती है। ये देख रहे हैं वोट बैंक है। चूंकि एक जाति अपने दम पर सत्ता पर कब्जा नहीं कर सकती, इसलिए वह ज्यादा राजनीतिक ताकत पाने के लिए दूसरी जाति या समुदाय को साथ लाने की कोशिश करती है और इस तरह उनके बीच संवाद और तोलमोल होता है। और राजनीति में नई किस्म की जातिगत गोलबंदी भी हुई है, जैसे अगरा और पिछड़ा की। जाति राजनीति में कई तरह की भूमिका निभाती है और एक तरह से यही चीज दुनिया भर की राजनीति में चलती है और दुनिया भर में राजनीतिक पार्टियां वोट पाने के लिए सामाजिक समूह हो और समुदाय को गोलबंद करने का भी प्रयास करती है। तो मुझे उम्मीद है इस चैप्टर से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। और आज थोड़ा सा मेरा हेल्थ गड़बड़ था तो आज मुझे भी पता है कि मैं अपना लेक्चर 100% डिलीवर नहीं कर पाई हूँ, तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। नेक्स्ट मिलेंगे हम पॉलिटी के एमसीक्यू क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। धन्यवाद।